हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर समझ लिया था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। बच्चे अपनी बुक में ये एक्सरसाइज निकाल ली तो हम उसमें पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है क्या वो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं या फिर ट्रू हैं। जो भी है आपको उसके लिए अपना रीज़न देना है। अपनी बुक निकाल लें और उसमें देखें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक पॉइंट के थ्रू सिंगल लाइन ही पास हो सकती है? तो इसका एग्जांपल है नो। एक पॉइंट के थ्रू बहुत सारी लाइंस कैसे भी पास हो सकती हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। और इसका रीज़न है इनफाइनाइट lines can pass through a single point. अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो आपके बुक में है वो है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बच्चों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं? तो आपको जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में ये पॉसिबल नहीं है। इसका भी आंसर है फॉल्स। और इसका रीज़न है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम थर्ड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट है डेफिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड्स। क्या हम किसी एक लाइन को दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं जितनी भी आगे तक चाहें? इसका आंसर है यस। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ये है ट्रू। we can produce the line on both sides. Now statement 4, if two circles are equal then their radii are equal. इस स्टेटमेंट में कहा है अगर दो सर्कल्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो उनके रेडियस जो हैं दोनों के वो भी क्या इक्वल होंगे। तो इसका आंसर भी है यस। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं इसका मीन्स है टू सर्कल्स कोइंसाइड। दोनों सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। मीन्स अगर हम इस वाले सर्कल को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसे पूरी तरीके से कवर कर लेगा, जिसका मतलब है उसका रेडियाई भी इक्वल होगा एंड उसकी बाकी चीज़ें मीन्स एरिया, सरकमफ्रेंस वगैरह भी सब सेम होगा। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज़, इसमें आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं जिसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ। लाइन ए बी, लाइन पी क्यू एंड लाइन एक्स वाई। क्वेश्चन में गिवन है जो लाइन ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के एंड जो पी क्यू है वो इक्वल है एक्स वाई के। तो क्या ए भी इक्वल होगी एक्स वाई के? ये हमसे पूछा गया है। बच्चों इसका आंसर भी है यस। तो ये स्टेटमेंट जो दी गई है आपको क्वेश्चन में ये भी ट्रू है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज हमने पढ़ा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो हम क्वेश्चन 2 पे आ गए हैं, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको उन्हें डिफाइन करना है। फर्स्ट टर्म इज़ पैरेलल लाइंस। तो बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होती हैं पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
दिस वन एंड दिस वन, ये दो लाइन्स हैं, लाइन M एंड लाइन N, इन दोनों के बीच में इक्वल एरिया है और कोई भी एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। इसे हम लिखेंगे टू लाइंस having no common points and have equal distance between them. So बच्चों, इन्हें हम बोलेंगे parallel lines. Your next term is perpendicular lines. Perpendicular lines. सो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस which form 90 degree with each other. Now students, third term is line segment. line segment हम किसे बोलेंगे? जिस भी लाइन के दो कोई एंड पॉइंट्स हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल A and B, this is a line segment. A line with two end points. Now your next term is radius of a circle. रेडियस ऑफ अ सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिगर से तो आप इजीली समझ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। पर हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सर्कल के सेंटर से उसकी आउटर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। The distance between center of circle to the circle outer boundary, यही हुआ हमारा रेडियस। Now your fifth term is square. सो बच्चों, ये तो हमें पता है, हम स्क्वायर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं और साथ में उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो स्क्वायर्स की चारों साइड हमारी इक्वल हैं एंड और फोर एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चार साइड हैं इसलिए हम स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। with equal sides and all four angles of 90 degree. नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 3 में हमें दो पोस्टुलेट्स दी गई हैं। पोस्टुलेट फर्स्ट इज गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. So students, पोस्टुलेट 1 में हमें बताया है कि किसी भी दो पॉइंट, जैसे कि हमने उसे A and B मान लिया है, उनके बीच में हमारा थर्ड पॉइंट C भी एग्जिस्ट करता है। एंड पोस्टुलेट सेकंड में बताया है 3 पॉइंट हैं, मीन्स A, B एंड C, बट वो एक लाइन पर नहीं है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सो हमें इन दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में बताना है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या इन पोस्टुलेट्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है यस।
क्योंकि हमें इन पोस्टुलेट्स में अच्छे से पॉइंट एंड लाइन के बारे में नहीं बताया है, इसलिए इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है यस, दीज पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो कंसिस्टेंट, बिकॉज इन दोनों में अलग अलग सिचुएशन की बात की गई है। Because the both postulates are about different situations. Next question is, do they follow Euclid's postulates? क्या ये यूक्लिड्स के postulates को फॉलो करते हैं? हमें इसे एक्सप्लेन करना है। जब हम इन दोनों postulates को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये यूक्लिड्स के postulate को फॉलो नहीं करते। नो, दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स postulate, बट ये यूक्लिड के एक एक्सियम को रिलेट कर पा रहे हैं, जिसमें यूक्लिड्स का एक्सियम था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मीन्स बट दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। कौन सा एक्सियम? गिवन two distinct points there is a unique line that passes through them। जैसे कि हमने देखा दो अलग अलग पॉइंट थे, इनके बीच से एक लाइन जा रही है, सो ये इस एक्सियम को फॉलो करते हैं। नाउ योर क्वेश्चन 3 इज कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, क्वेश्चन 4 के अंदर जब आप उसे रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो हमने स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाया है, सी पॉइंट ऐसे उनके बीच में लाई करता है कि ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। देन हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, जो ए सी है वो हाफ ए बी के बराबर है। सो हमें ये प्रूव करना है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ जो स्टूडेंट गिवन था, हमें वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करना है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए सी बी सी के इक्वल है और बी सी ए सी के इक्वल है। अगर हम ए सी के बदले बी सी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड बी सी के बदले ए सी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमें दोनों साइड में ए सी ऐड करना है, ए सी प्लस ए सी, एंड फ्रॉम दिस साइड बी सी प्लस ए सी। क्योंकि हमने दोनों साइड ऐड किया है इसलिए इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इधर भी सम सेम रहेगा एंड इधर भी सम सेम ही रहेगा। नाउ जब हमने दो ए सी को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2ac, एंड जब हम बी सी में ए सी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। हमने बी सी के अंदर ए सी को ऐड कर दिया है और ये मिलाकर पूरा ए बी हो गया है। नाउ हम जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। सो बच्चों, हमें यही प्रूव करना था। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, जो बात क्वेश्चन में गिवन थी हमने वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। हमने दोनों साइड में ए सी को ऐड किया है, देन इक्वेशन को सॉल्व किया है। सो बच्चों, आप क्वेश्चन 5 को अपनी बुक से रीड करें। उसमें आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है अ पॉइंट सी इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी और सी जो है उसका मिड पॉइंट है। प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें प्रूव करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है।
वैसे तो हमें ये पता है एक ही मिड पॉइंट होता है, पर हमें ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, हम प्रूव कैसे करेंगे? हमें एक इमेजिनरी पॉइंट खुद से ले लेना है जिसे हम बोलेंगे डी। लेट ए बी लाइन सेगमेंट हैविंग टू डिस्टिंक्ट मिड पॉइंट्स। सी एंड डी। स्टूडेंट्स, हमने आंसर में मान लिया है सॉल्व करते हुए कि जो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके दो अलग अलग मिड पॉइंट है, या तो सी है या फिर डी है, मतलब दो मिड पॉइंट है, ये हमने एज्यूम किया है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये मिड पॉइंट है सी, तो अकॉर्डिंग टू सी हमारी लाइन दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। मीन्स अगर सी मिड पॉइंट है तो वो डिवाइड करेगा लाइन को ए सी एंड बी सी में। सो ए सी की वजह से जो लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी पूरी लाइन का आधा, मीन्स हाफ ए बी, एंड फ्रॉम ए डी, अगर डी मिड पॉइंट है तो डी डिवाइड करेगा पूरी लाइन को हाफ में, हाफ ए बी। ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन है 2। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। अगर हमने सी को मिड पॉइंट एज्यूम किया है, देन सी की वजह से जो ए सी है वो बराबर होगा पूरी लाइन के हाफ के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, हाफ ए बी। और अगर हम डी को एज्यूम कर रहे हैं मिड पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू डी हमने लिख दिया ए डी बराबर होगा जो हमारी फुल लेंथ थी उसका आधा, हाफ ए बी के। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ए सी माइनस ए डी, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ में से हाफ जाएगा तो हो जाएगा 0, एंड ए बी माइनस ए बी इज़ ऑल्सो 0। सो इन दोनों के बदले आ जाएगा 0। नाउ हमारी इक्वेशन आ गई है ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0। जब ये ए डी इस तरफ जाएगा देन ये पॉजिटिव बन जाएगा, ए सी इक्वल टू ए डी। सो हम इससे कुछ कंक्लूड करेंगे। वो क्या करेंगे? जो ए सी है वही ए डी है, ये हमने निकाला है। सो ए सी ही अगर ए डी है तो सी और डी दोनों को कोइंसाइड कर देना चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए। सी एंड डी कोइंसाइड, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं है, जो भी है एक ही कॉमन मिड पॉइंट है। हेंस एवरी लाइन सेगमेंट has only one midpoint। सो हमने ये कैसे किया, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। हमने एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट एज्यूम कर लिया है जिसे हमने डी माना है, फिर हमने एक बार सी को लेके इक्वेशन बनाई है और एक बार डी को लेके बनाई है। ए सी इक्वल होगा फुल लेंथ जो थी हमारी ए बी उसके हाफ के, एंड ए डी भी इक्वल होगा क्योंकि हम डी को मिड पॉइंट मानना है, हाफ ऑफ ए बी। अब हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ए सी माइनस ए डी, एंड जब हम इस साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 0। उसके बाद हम फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए डी माइनस से इधर आके प्लस में बन जाएगा और आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए डी। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मीन्स सी और डी कोइंसाइड कर रहे हैं, वो दोनों एक ही जगह पे हैं, जिससे पता चलता है हमें कि दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं है, सिंगल ही मिड पॉइंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। इसमें हमें एक फिगर दी गई है जिसमें स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं। ये हमारी पूरी लाइन सेगमेंट है ए डी, इसके बीच में 2 पॉइंट्स और हैं बी एंड सी। तो हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है जो ए सी है, ए सी यहाँ तक वो इक्वल होगा बी डी के, यहाँ से यहाँ तक। ओके, देन हमें प्रूव करना है ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सो हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, जो चीज़ गिवन है, मीन्स ये हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। ए सी इज़ इक्वल टू बी डी।
ए सी बी डी के बराबर है। अब हम देखेंगे जो ए सी है वो दो पार्ट से मिलके बना है, ए बी एंड बी सी। सो हम ए सी को दो पार्ट में तोड़ कर लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ऐसे ही हम बी डी को भी हम देख रहे हैं बी डी भी दो पार्ट से मिलके बना है, बी सी प्लस सी डी। तो हम यही लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। नाउ हम इस वाले बी सी को इस तरफ लाएंगे तो ये सबट्रैक्शन में आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी। क्योंकि ये एडिशन का है और ये सबट्रैक्शन का है तो बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा। अब क्या बचा है, अब बचा है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था, हमें टू प्रूफ में यही करना था, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। सो हमारा यही आंसर आ गया है। हमने कैसे किया, जो गिवन था ए सी हमने उसे दो पार्ट में लिख दिया। इस फिगर को देख के ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के, एंड जो बी डी है बी डी वो होगा बी सी प्लस सी डी के इक्वल। नाउ हम इस वाले बी सी को इस तरफ लाए हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस में हो गया और प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, अब खाली ए बी बचा है और इधर सी डी बचा है, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। नंबर 7 में है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। एक्सियम 5 को हम यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोलते हैं। सो सबसे पहले तो हमें जानना होगा एक्सियम 5 क्या है। वैसे मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एक्सियम 5 है, होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। हमेशा जो होल था वो बड़ा रहेगा उसके पार्ट से। जैसे कि हमने एक सर्कल लिया और उसमें से कुछ पार्ट ऐसे कट करके निकाल दिया अलग, तो जब भी जो भी जितना पार्ट बचा है जो पूरा था वो इस पार्ट से हमेशा बड़ा ही रहेगा। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने एक्सरसाइज के सारे 1 to 7 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर होगा। थैंक यू।